जो आपको मेरे अगल बगल जो युवा चेहरे दिख रहे हैं, ये साथी नागपुर से जो 1064 किलोमीटर की यात्रा है करते हुए आज पलवल पहुंच चुके हैं। इनका एक काफिला चल रहा है 160-65 लोगों का, जिसमें 36-37 महिला साथी हैं। और इनकी मांग है कुछ, क्योंकि एसएससी जीडी का 2018 में भर्तियां निकली, जिसमें टोटल भर्तियों की संख्या 60,000 के करीब थी। और जो फाइनल रिजल्ट आता है जनवरी 2021 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 55,000 के करीब उसमें नियुक्तियां हुई, जिनको नियुक्ति पत्र मिला। बाकी 4,210 को उसमें कमी कर दी। और इन सब साथियों की यही डिमांड है कि जो नियुक्तियां कम की गई हैं, वो नियुक्तियां कम क्यों की गई हैं, और उन नियुक्तियों को पूरा करते हुए इन सबको नियुक्त पत्र दिया जाए। क्योंकि जो ये साथी हैं जो यात्रा कर रहे हैं, जो 4,210 सीटें ऑलरेडी ये क्वालिफाइड है, जो उसमें 4 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें फिजिकल है, जिसमें री फिजिकल टेस्ट है, जो अलग अलग टेस्ट है, इन्होंने सब क्वालिफाई कर लिया। तो ये साथी, इसमें से कई साथी हैं जिनके मैं नाम, कई साथी आने वाले थे, वो वहाँ से चल चुके हैं पलवल से, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। अब वो उन साथियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे कुछ साथी हैं, जिसमें हैं वीरेंद्र जी हैं, रुद्र प्रसाद जी हैं, रश्मिता जी हैं, सत्यजीत राय जी हैं, अविनाश हैं, विपिन हैं, शैलेश हैं। ये अलग अलग प्रांतों से हैं। वीरेंद्र जी बिहार से हैं, जो रश्मिता जी हैं उड़ीसा से हैं, सत्यजीत राय जी वेस्ट बंगाल से हैं, अविनाश जी झारखंड से हैं, विपिन जी आसाम से हैं, शैलेश जी यूपी से। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये वैकेंसी का रिजल्ट आया, जब जो 4,210 के करीब पद कम कर दिए गए, उस संदर्भ में इन साथियों ने जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट करना शुरू किया। एक लंबी लड़ाई लड़ी, साल भर के करीब इन्होंने जंतर मंतर पे कभी बड़ी संख्या में, कभी कम की संख्या में यहाँ बैठे रहे। जब यहाँ से इनको न्याय मिलता नहीं दिखा, तो इन्होंने नागपुर में एक अपना अनशन किया। आमरण अनशन की बात हुई, उसमें कुछ साथी जब बीमार होते थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता था। तो 72 दिन तक का इनका अनशन चला। नितिन गडकरी जी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर के बाहर कुछ दूर पे। और वहां से जब इनको, फिर इसके बाद इन्होंने 72 दिन के बाद ये निर्णय लिया कि हम वहां से नागपुर के जो संविधान चौक है, वहां से देश के राजधानी के जंतर मंतर तक पैदल यात्रा करी। आज यात्रा का 61वां दिन है। और हमने जब इन साथियों की बात को सुना, हमको भी मीडिया चैनल के माध्यम से अलग अलग तरीकों से पता चलती रही बातें, तो हमने इनसे जब संपर्क किया और जब इस सच्चाई को जाना हम लोगों ने, तो फिर हमने कोशिश किया कि इन साथियों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज हमने सोचा कि पत्रकार बंधुओं से सबसे एक अपील जारी की जाए, और देश के प्रेस क्लब में जो राजधानी में है, उससे अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। तो इन साथियों को अपनी बात रखनी है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं बीरू जी को, कि बीरू जी अपनी बात को रखें आप लोगों के समक्ष। पहले मैं सर प्रकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे लिए, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमें एक मंच दिए, और सभी पत्रकार से जो आए हुए उनका भी अभिनंदन करते हैं कि आप हमारी आवाज़, हमारे साथ लड़ने के लिए हमारा समर्थन थोड़ा सा आप अपने द्वारा कर रहे हैं। सर, हम लोग का ज्ञापन 21/7/2018 को 54,000 पोस्ट के लिए हमारी ज्ञापन निकाली गई थी। बाद में उसको बढ़ा करके 60,000 कर दी गई थी, 60,210 पद के लिए। सर, हमारा एग्जाम 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 में कराया गया। फिर हम लोग का रिजल्ट आया सर। उसके बाद हम लोग का फिजिकल पीएचडी करवाया गया सर, वो अगस्त सितंबर 2019 में ही करवा लिया गया था। उसके बाद सर हम लोग को मेडिकल करवाया गया जनवरी फरवरी 2020 में सर। फिर सर हम लोग को 1 साल बाद हमारी अंतिम सूची जारी किया गया, जिसमें सर 55,000 को ही नियुक्ति दिया गया था, जो 21 जनवरी 2021 को आया था सर। उसके बाद 60,000 जब हम लोग ने सर आरटीआई लगा करके विभाग से जानकारी लिया कि सर
आप पूरे सीट को क्यों नहीं फिल किए, तो उनके द्वारा तरह तरह का सर प्रावधान आने लगे कि हाँ आप ये अपात्र है। कभी किसी का सर ये बोला गया कि ये नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। फिर सर हम लोग, हमारे साथ जो अन्याय हुआ सर, 14 फरवरी 2021 से सर हम लोग जंतर मंतर पर सर हम लोग धरना दिए। पूरे एक साल सर हम लोग भारत के जितने भी सांसद है, राज्यसभा चाहे हो चाहे लोकसभा को, सभी के पास हम लोग सर ने अपना ज्ञापन दिया और सर अपना दुखा सुनाया, लेकिन सर हम लोग को कहीं से कोई राहत नहीं मिली। हाँ, हमारे संसद में भी मुद्दा उठा सर, 3 सांसद जो एक बाबू भाई धनोकर कांग्रेस महाराष्ट्र के सर, उन्होंने भी सर संसद में हमारी आवाज उठाई। सर एक जसवीर सिंह गिल है सर पंजाब के, वो भी हमारी आवाज उठाए। शक्ति सिंह गोयल सर गुजरात के सर, वो भी हमारी आवाज उठाए सर। फिर भी सर उनका कोई जवाब नहीं आया, ना उनको जवाब मिला। उसके बाद सर हमारे नितिन गडकरी साहब हमें बार बार आश्वासन देते थे कि हम आपकी काम को पूरा करवा देंगे, सरकार के पास हम रख रहे हैं, आपके नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। वो लगातार सर आश्वासन मिलने के बाद हमें कोई न्याय नहीं मिला। तो सर हम लोग नागपुर के संविधान चौक पे धरना दिए। 15 दिन धरना देने के बाद सर वहाँ से भी कोई हमें राहत नहीं मिली थी सर। तो हम लोग वहाँ से आमरण अनशन किए, जिसमें सर 70 लड़का करीब अनशन पे बैठे, उसमें लड़कियां भी बैठी थी सर। किसी को सर 27 सलाइन लगे, किसी को सर शरीर में पानी एक्सेप्ट तक नहीं कर रहा था, फिर भी हमारी आवाज को नहीं सुना गया सर। 70 दिन के बाद सर रामदास अठावले जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जो है, वो हमारा अनशन तोड़वाए सर, और ये बोलकर कि हम आपको 15 दिन के अंदर आपकी मीटिंग माननीय अमित शाह जी से करवा देंगे और आपको हम नियुक्ति दिलवाएंगे, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। हम सर उनकी बातों को मानकर अनशन तोड़ दिए। 15 दिन तक हम लोग सर नागपुर में ही संविधान चौक पे ही बैठे रहे। 15 दिन के बाद सर हमें कोई किन्नी के द्वारा सूचना नहीं मिला था सर। तो वहाँ से हम लोग 10 लड़के दिल्ली पहुँचे रामदास सर जी के घर पे। तो उनके द्वारा बोला गया सर कि आपकी मीटिंग 23 तारीख को होगी। जब सर 23 तारीख को हम लोग अलग अलग स्टेट से 15 लड़के दिल्ली पहुंचे सर, तो उनके द्वारा 11 बजे हमें कॉल आता है उनका पीए का कि आपकी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। फिर सर हम लोग उनके पास गए, फिर हम लोग गिड़गिड़ाए सर, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर उन्होंने ये बोला कि आपकी मीटिंग हम 30 तारीख को करवा देंगे, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, इस बार मीटिंग अगली बार फिक्स हो जाएगी मीटिंग। सर फिर 30 तारीख को इंतजार किया, 30 तारीख को आए, 30 तारीख को भी हमारी मीटिंग नहीं हुई सर। तो हम सभी लड़के ये तय किए कि अब हम सर, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम एक भगवान के दर्शन के, जैसे लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं सर, उसी तरह हम लोग भगवान अमित शाह सर को हम भगवान का दर्जा देकर उनसे मुलाकात करने दिल्ली पहुंचेंगे। और 1 जून 2022 को सर हम लोग पैदल वहां से निकले सर नागपुर के संविधान चौक से, और आज तक सर हम लोग का 61वां दिन है। आज पलवल हम लोग का यात्रा से चल निकला है सर। और पलवल 61 दिन के बीच में सर हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। कहीं पर सर हमें हमारा जो व्यवस्था जो करवाते थे उनको टॉर्चर किया गया, हमारे बच्चे को टॉर्चर किया, हमें हमारे लड़के को अलग अलग तरह के अलग अलग तोड़ने की कोशिश बहुत सारे किए गए सर। किन्हीं को घर पे प्रशासन जा करके उनके माँ बाप को परेशान कर रहे सर। अभी दिल्ली के ही लड़के सर 4 दिन पहले उनके घर पे जा करके सर आईबी वाले बहुत पूछताछ किए, जिससे सर हम लोग का माइंडली टॉर्चर हो रहा है। और लड़कियों के साथ सर अनशन के दरमियान सर लड़कियों के साथ सर तरह तरह का बिहेवियर किया जा रहा था। उनको माइंडली टॉर्चर के लिए सर उनके जो टेस्ट नहीं किए जाने थे वो सब टेस्ट उनके माइंडली टॉर्चर के लिए किए जा रहे थे सर। बहुत दिक्कत आई, किसी को सर प्रेगनेंसी का टेस्ट लिया जा रहा था, किसी को कुछ और टेस्ट लिया जा रहा था सर। जो कोई इंसान भूखा है उसको प्रेगनेंसी से क्या मतलब है, क्या है नहीं है मतलब। और सर अभी पैदल यात्रा के दरमियान सर हमें कहीं पर जो हमारे व्यवस्था कर रहे थे उनको मना कर दिया था। जितने होटल वाले थे जो पानी उनी सर, जैसे सर जहाँ कहीं पे हम लोग को पानी नहीं मिल रहा था तो हम लोग दुकान से पानी लेते थे, वहाँ तक ही मना कर दिया गया था। जो हमारे एक अंजुमन सर वो बहुत सारे मीडिया हम ये भी कवरेज भी किए थे इस चीज को। अभी सर आगरा में सर हमारे साथ बदसलूकी गई। हम सर तो एक शांतिपूर्वक आ रहे हैं, किसी को ना
हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं सर, ना पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। हम सिर्फ एक शांतिपूर्वक पैदल चल रहे हैं सर। आप जरा अगर जो प्रशासन को ये हमारे पैदल यात्रा गलत लगती है तो सर अभी कांवड़ यात्रा चल रहे हैं तरह तरह के जगह पे सर, तो उनको टॉर्चर क्यों नहीं किया जा रहा है? वो भी तो पैदल शांति से चल रहे हैं ना सर, तो हमें टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? पहले आपको सबको नमस्कार। मैं एसएससी के भी 2018 तक स्टूडेंट हम लोग पिछले डेढ़ साल 2 साल से लगभग हम लोग जंतर मंतर पे धरना दिए, लेकिन कुछ भी सर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ से नागपुर के संविधान चौक पर गए सर। वहाँ से हम लोग आमरण अनशन किए 72 दिन। वहाँ करने के बाद हमें बहुत टार्चर किया गया सर। वहाँ से भी हम लोग अपना पैदल मार्च 1 जून से दिल्ली के लिए निकल गए। बीच में रास्ते में सर बहुत हम लोग को टार्चर किया गया। हम लोग सर अपने आप में एकदम टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि बीरू भाई ने हमें बताया, सेम वही प्रोसेस है सर। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। मैं एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। हम लोग सर दिल्ली में 14 फरवरी से 2021 में आंदोलन शुरू किए। उस दिन से जब हम धरना प्रदर्शन किए दिल्ली में, तब तक हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ सर। हम लोगों को डिटेन भी किया गया, बहुत तरीका का मतलब हमको दिक्कत किया गया सर। हम गुरुद्वारा में रुके, उधर से हमको पकड़ दिया गया। फिर जाके सर हम बॉर्डर में जाके जहाँ पे किसान लोग रहते थे उनके साथ भी रुके सर, 1 महीने तक उधर रुके। उसके बाद फिर आके आंदोलन में जो जुड़े इधर, फिर आंदोलन करने गए सर। एक दिन बाद एक दिन हमको टॉर्चर ही करता गया सर। हमारे घर में भी पुलिस वाला जा रहा है, घर में जाके बोल रहा है आपके बेटा के नाम पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज तक पुलिस वाला टॉर्चर करते जा रहे हैं। दिल्ली में एक दिन रुकना मतलब हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला। अगर दिख गया कि हम लोग जीडी वाले हैं तो वो तुरंत ले जाएगा, डिटेन करेगा, अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल रहे, लेकिन उधर बैठे के रख रहे हैं सर। और हमारे जो 6-7 लड़के हैं सर, उनके ऊपर केस भी दर्ज कर दिए इन लोगों ने कि ये लोग उल्टा पुल्टा काम किए, तोड़ फोड़ के, ऐसे नाम पे केस दर्ज कर दिया सर। तो अभी तक उसको लेकर भी चल रहा है। वो कोर्ट में गए थे, कोर्ट में उधर कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। फिर जाकर नवंबर में सर डेट मिला है। जो 7 लड़के हैं उनके परिवार भी बहुत परेशान है सर कि हमारे बच्चे का आगे क्या होगा। लेकिन सर हम लोग जब इतने दिन से मेहनत करके इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके सिर्फ हमारा मांगने आए हैं, तो सरकार का किस बात का दिक्कत है हमको देने में? हम तो ये नहीं मांग कर रहे कि हमको ऐसे ही नौकरी में ले लो। हम फिजिकली, मेडिकली, रिटेन सब कुछ क्वालिफाई करके आज इधर बैठे हैं। जो लड़के हमारे साथ है, जो 54,000 को ये लोग ले लिए, उसके घर में आज खुशी का माहौल है सर, और हमारे घर में मातम मच रहा है। जो हम लोग इधर बैठे हैं, जो सारे लड़के, किसी का घर का हालत उतना अच्छा नहीं है कि 1-1.5 साल दिल्ली में गुजर सके सर। फिर भी हम लोग काट रहे हैं दिल्ली में। कोई गुरुद्वारा में खाना खा रहे, कोई जाके रोड पे सो रहे, ऐसे चल रहा है सर हमारा आंदोलन। पत्र देने के लिए जो उनका प्रोसेस है वो फॉलो करके हमारा नियुक्ति दे दें। सबको नमस्कार बोलना चाहती हूँ। मेरा स्मिता उड़ीसा से और एसएससी जीडी 2018 की कैंडिडेट हूँ। सर दिल्ली में 1 साल प्रोटेस्ट हुआ, उस दौरान हम लोग का जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस वहाँ डिटेन कर लिए गए। फिर जब प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ प्रशासन आके हम लोग को लड़कियों का कपड़ा खड़ा गया, लड़कियों को लाठी भी चार्ज हुआ सर। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हम लोग का बात सुनवाई नहीं हो रही सर। दिल्ली में कुछ सुनवाई नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया गया। तो हम सर दिल्ली से नागपुर गए। नागपुर में भी हम लोग 72 दिन आमरण उपोषण किए सर। वहाँ पर भी उपोषण के जरिए मेडिकल में हम लोग को बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया। फिर भी हम लोग हार नहीं माने। जब तक हम लोग का ये हमारे मांग है, जो हमारे हक की लड़ाई है, जब तक हम लोग का पूरी नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम ये जंग नहीं छोड़ेंगे। चाहे इसमें हमारी जान क्यों न निकल जाए, लेकिन जब तक हम लोग को हक नहीं मिल जाता, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे सर। ये घर से निकालते हैं, हम एक लड़की है सर, घर से एक हफ्ते के लिए निकालते हैं तो गांव के मोहल्ले वाले पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की कहाँ चली गई। कहीं कोई लड़का के साथ चली तो नहीं गई, कहीं किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई सर।
इतना सारा मतलब घर वालों को भी इतना मतलब गांव में मोहल्ले वाले सब बहुत सारा बात सुनाते हैं सर। वो सब बात सुन के भी हम लोग का घर वाले हमको बोलते हैं कि जब तक तुम लोग का हक नहीं मिल जाता तुम लोग का हक का लड़ाई लड़ो। और सर एक हफ्ते में सर उतना सब बात हो सकता है सर। आप देखिए 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल में कितना कुछ नहीं बोले होंगे सर। घर वाले पड़ोसी वाले इतना कुछ सुनाते हैं घर वालों को, फिर भी हम घर वाले हार नहीं मान रहे। घर वाले खुद बोलते हैं कि अपना हक की लड़ाई लड़ो जब तक तुम लोग जीत नहीं जाते। पत्रकार भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं रुद्र प्रसाद उड़ीसा से 2018 जो मेडिकल फील्ड कैंडिडेट हैं हम उनमें से हैं। तो पहला चीज हुआ था ऐसा कि जब हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली हमने एक डेट फिक्स की थी, वो था फरवरी 14 तारीख, जो पूरा देश वैलेंटाइन डे पे मनाते थे। हम लोग उस दिन जो देश का जवान पुलवामा आतंक में शहीद हुए थे, हम लोग ब्लैक डे मनाते थे। हम लोग वो डेट फिक्स किया और सब दोस्त दिल्ली में आ गए। फिर क्या हुआ ना, फरवरी 26 तारीख को लाठीचार्ज हुआ और उस दौरान मैं 1 महीना तक मतलब लंगड़ाते चला, क्योंकि मेरा पैर में बहुत चोट आया था दिल्ली पुलिस के मतलब लाठीचार्ज के थ्रू। उसके बाद हमने ये जो मुद्दा है, तो ये जो SSC-GD जो है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जा रहा है। तो इधर जितने भी कैंडिडेट है वो सबके सब ऑल ओवर इंडिया से है। तो हर स्टेट का MP वगैरह सब इधर है। तो हम उनसे मिले, हमारा जो मेमोरेंडम वगैरह सब दिया, लेकिन हर जगह हमको आश्वासन मिला, लेकिन कहीं पे भी हमको मतलब कोई भी मतलब नहीं दिशा नहीं दिखा कि नहीं हम लोग का काम बनेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मीडिया माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूँ ये सरकार से, हम जो ये देश का जवान है, हम ये देश का जो नागरिक है, हम लोग क्या आतंकवादी है? आप लोग देख लीजिए, बिहार में ट्रेन जला दिया लड़का ने। हमने 1.5 साल हो गया शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और इधर मोदी जी बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इधर लड़कियों की कपड़ा दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करके लड़कियों की कपड़ा फाड़ के उनको मार रहा है। ये कौन सा चीज है? फिर वहां से हम लोग नागपुर में गए और नागपुर में भी प्रोटेस्ट चला और वहां सैक्रिफिकेशन की। उसके बाद फिर हंगर स्ट्राइक में बैठे। फिर उधर इतना मतलब वो टक्कर किया गया कि लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। ये कौन सी बात है? आप लोग मेंटली हरासमेंट क्यों कर रहे हैं? ये भी आपका बेटी जैसी है, आपकी घर की कोई लड़की जैसी है, तो ये क्यों, ये जो अत्याचार क्यों किया जा रहा है? पहले तो हम ये जो चीज मांग कर रहे हैं, ये हम हमारे हक का मांग कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो एग्जाम क्लियर करने का जितने भी जो फेज बाय फेज जो है, जैसे पहले रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, हर चीज क्लियर होने के बाद हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो मैं इतना अब सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिलहाल उसके बाद हमने जो नागपुर से दिल्ली तक जो अभी पैदल मार्च निकाले हैं, तो सब मीडिया भाई से मैं इतना चाहता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और ये चीज हम चाहते हैं कि जो सरकार हमारे मांग है, जल्दी से जल्द इसको पूरा करे और हमको निजी पत्र दिया जाए। मैं KK नेहरा फ्रॉम राजस्थान, SSC-GD 2018 का मैं छात्र हूँ। और देखिए मैं बता दूं कि पिछले 1.5 से 2 साल से जो है हमारा आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर से लेके जो है नागपुर से लेके जो है अभी जो है हमारे जो साथी हैं वो अभी पिछले 61 दिन से जो है पैदल मार्च कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार जो है होश में नहीं आ रही है। बार बार जो है हर एक मंत्री को, हर एक सांसद को जो है हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ये जो दोहरा चरित्र जो दिखा रही है, जो दोगलापन है, ये नहीं चलेगा। क्योंकि एक तरफ जो है सरकार कहती है कि जो आप शांतिपूर्वक आंदोलन करो, और दूसरी तरफ जो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं उनको जो है उठा के जो है अलग अलग जगहों पे छोड़ दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है, उनके ऊपर FIR कर दी जाती है, उनके घर तक जो है पुलिस पहुंच जाती है। तो मैं इसका कड़े शब्दों में मैं विरोध करता हूँ। दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से जो है युवाओं ने जो है ट्रेनें जलाई, किस तरीके से जो है उग्र आंदोलन किया। सरकार जो है उस पर जो है कहती है कि जो है ये आतंकवादी हैं, ये तो नक्सलवादी हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जो है किस तरफ है? एक तरफ जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं
क्या सरकार जो है उनकी भी नहीं सुन रही है, और दूसरी तरफ जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी जो है सरकार नहीं सुन रही है। तो सरकार आखिर जो है सुनना किसकी चाहती है? देखिए, हमारी अपील है सरकार से कि सरकार जो है हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो जायज मांगे हैं, अमित शाह जी जो है हमसे मीटिंग करे और हमारी जो जायज मांगे हैं उन पर गौर करे, और जो भी उनका उचित फैसला हो हमें मान्य है, हमें मंजूर है। लेकिन हमारी जो जायज मांगे हैं, जो आज हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, जो आज हमारे अधिकारों का शोषण हुआ है, हम उसके विरोध में हैं। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे अधिकारों का जिस तरीके से हनन किया गया और उसके बाद में जिस तरीके से हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को टॉर्चर किया गया, उसके हम खिलाफ हैं। अगर सरकार सोचती है कि हम पुलिस का डर या फिर जो है सीएपीएफ का डर दिखा के जो है हम इनको जो है यहाँ से भगा देंगे, इनको जो है खदेड़ देंगे, इनको जो है जेल में डाल के जो है इनकी आवाज को जो है उनको चल देंगे, तो सरकार जो है इस गलतफहमी में ना रहे। क्योंकि हम जो है हमारी आवाज को जो है पूरे बुलंद तरीके से जो उठाने का काम करेंगे, और हमारे साथी जो है अभी दिल्ली में इंटर कर चुके हैं, 1-2 दिन में जो है जंतर मंतर तक पहुंच जाएंगे, और पूरे जोर शोर के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है हम हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, और सरकार को ये देना पड़ेगा। सरकार जिस तरीके से, जिस रास्ते से जो है हमें हमारा अधिकार दे, वो सरकार को सोचना है। लेकिन हम हमारा अधिकार लेकर रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सभी सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपिन कश्यप फ्रॉम असम, टीचर सिलेक्शन ऑफ कमीशन एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि आज अब तक जितनी भी बात हुई है उतनी बातों पर गौर करें, और जो भी मेरी मांग है, हमारी मांग है, उस मांग को पूरा करें। मैं सरकार से ये आग्रह निवेदन करता हूँ कि जितना भी हम लोग आज तक आंदोलन किए, खुद के बल पे किए, ना कि दूसरे के बल पे किए। आज जो भी आमरण अनशन हुआ महाराष्ट्र में, नागपुर संविधान चौक पर, तो संविधान चौक पर आमरण उपोषण करने के बाद रामदास अठावले जी ने आश्वासन देकर हमारा अनशन तोड़वाया। अनशन तोड़वाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका काम मैं करा दूंगा, आप अनशन तोड़ दीजिए। उनकी बात मानकर हम लोग खुद स्वयं सोचकर ये सोचा कि चलिए, जब ये कह रहे हैं कि अनशन तोड़वा के आपका काम करा देंगे, तो हम लोगों ने अनशन तोड़ दिया। उन्होंने खुद उनका पिए आके हम लोग को मिठाई उठाई जो भी पानी पिलाया, हमने मान लिया। उसके बाद 10 दिन के बाद उन्होंने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद दिल्ली में बुलाया गया 10 लोगों को, 10 लोग आए मीटिंग के लिए। लेकिन ये आने के बाद पता चला कि आपकी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में किस पे विश्वास किया जाए कि आज बातों बातों पे लोग एक दूसरे पे विश्वास करते न जाने कहाँ चले जाते हैं। आज मोदी जी खुद कहते हैं कि हम रोजगार देने के लिए जब 10 लाख रोजगार दिए, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि 10 लाख रोजगार देने के लिए जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, यार 10 लाख जो खुद का 4 जनपद नहीं भर पा रहे, तो कहाँ से 10 लाख, कहाँ से ये 2 करोड़ रोजगार देते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो अभी जितना मेहनत करने के बाद जितने अनशन हुए, जितने आंदोलन हुए, उस आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। और हम लोग अभी टूटे नहीं हैं, जितनी भी आंदोलन की उससे इतना मजबूत हुए कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हम आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। एबीपी न्यूज के जिनका चैनल आज यहाँ पे है, और उनकी रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें 2014 से आज तक की नौकरियों का डेटा दिया गया है, आंकड़ा, जिसमें कि 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311 लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिली। तो आप समझ सकते हैं इन जो युवा हैं, जो 60,000 इनकी नियुक्तियां, भर्तियां निकली थी, जिसपे अगर 55,000 की ही नियुक्ति दी गई है, 4,210 की नहीं दी गई है, तो क्या ये 4,210 की मांग करना नाजायज है? ये न्याय नहीं, अन्याय, इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि इनका डर है कि अगली बार अगर मान लीजिए इनकी एज भी बढ़ा दी जाए, जैसे इसमें बहुत से साथी ऐसे हैं जो 4 सालों का, 5 सालों के बाद आप ओवर एज हो जाते। अगर इनकी एज भी बढ़ा दी जाए तो क्या इसकी गारंटी है कि इनको नौकरी मिल जाएगी? नहीं। तो इसका जो हक की लड़ाई है, सरकार को इस बात को सुनना चाहिए।
आज संसद का सत्र चल रहा है, अगर मीडिया के माध्यम से हमारी बात हमारे राजनेताओं तक, हमारे मंत्रियों तक, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचती है, तो उनको इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आपके युवा हैं, भारत युवाओं का देश, और आपके युवा जब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पाएंगे तो राष्ट्र निर्माण में वो भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। सर आपने सही बोला कि उन्होंने संसद में भी बोला था कि 1,11,000 पद खाली है, और सर वही चीज हम लोग को ये 4,000 हमारे, हम उनसे भी ये नहीं बोल रहे कि आप कोई 1,11,000 के पद में हमें डाल दीजिए, हम सिर्फ अपना पद मांग रहे हैं कि जो हमें आप दिए हैं, हम जिसके लिए क्वालिफाई हुए, आप उसे दे दीजिए। ये संसद में बयान दिए है, तो इनसे बार बार हम लोग इस सवाल को जानने की कोशिश किए थे। हमारी मीटिंग भी हुई थी सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उनके डायरेक्टर साहब से, तो उन्होंने बोला था कि ये आपके जो हम सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, आपका प्रोसीजर कंप्लीट करवा करके हम एमएचए को सौंप देते हैं, और बाकी प्रक्रिया एमएचए करवाती है। तो ये सर आप सही बोल रहे हैं, तो इनसे सवाल एक डाइट बनता है कि हाँ 1,11,000 पद है, तो कहाँ गए, खाली क्यों रखा जा रहा है? हमारे देश में जब हमें पैरामिलिट्री की जरूरत है, तो फिर भी आप खाली क्यों रख रहे हैं? जहाँ पे भर्तियाँ, जहाँ पे सीटें, जहाँ पे पद खाली ना हो, हर जगह अगर उनको सही मायने में भरा जाए, सही तरीके से अगर उसमें भर्तियाँ की जाए, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो आधी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, तो सरकार को उस नीयत को साफ करना चाहिए और युवाओं के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वो भारत का भविष्य है। अगर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो देश के साथ खिलवाड़ होगा, और आप सब समझ सकते हैं कि उसका हर्ष क्या होगा। आज हमारे बीच में रश्मिता जी हैं, बेसिकली उड़ीसा से हैं और जीडी की कैंडिडेट हैं। इन्होंने अप्लाई कर रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ही पद भरे, बाकी खाली रखे हैं, और कुछ वैकेंसियाँ जो हैं वो भरी भी नहीं गई है। तो इन्होंने पिछले कई 2-3 साल से ये सभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 61 दिन से इनकी लड़ाई चल रही है, और ये पैदल अभी नागपुर से दिल्ली पहुंचे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इन्होंने अभी एक प्रोटेस्ट किया। मांग है इनकी कि इनको जल्दी से जल्दी जो है नौकरी में रखा जाए। तो रश्मिता जी, आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से, और क्या आपके मुद्दे हैं कि आपको न्याय नहीं मिल पाया अभी तक, इसके पीछे किसको आप दोषी मानती हैं? सर हमारे मांग तो यही है कि हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिए। सर हम लोग जब मेडिकल, फिजिकल, रिटन सब में पास हैं, क्वालिफाइड हैं सभी में, तो फिर सर हम कैसे अपात्र हो गए? सर इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जाए, तो यही तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा गलती कहाँ है, या फिर हम लोग का और कोई मतलब परीक्षा रह गया जो कि हम पास नहीं किए हैं। सर वो उनका तरफ से जितना भी मतलब एग्ज़ाम था हम सब क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, क्यों? लेकिन कुछ वैकेंसियाँ जो है वो गवर्नमेंट ने भरी हैं, जैसा आपने यहाँ कहा, और कुछ रह गई हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट के पास रिक्त स्थान ना हो और उन्होंने वेट दे दिया हो कि आपको जल्दी ही बहाल किया जाएगा। सर ऐसा नहीं है कि उनके पास सीटें नहीं हैं। सर 60,210 पद निकाले थे, उसमें से समथिंग 55,000 भरा गया। सर तो बचा समथिंग 4,000 समथिंग बचा है। तो सर हम अभी जो सीटें बची हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके पास सीट खाली नहीं है फिर भी हम लोग को भरा जाए। सर हमारा पद ही मांग रहे हैं, हम किसी का मतलब किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको ये दी जाए, हम हमारे सीटें ही मांग रहे हैं। वो भी ठीक है। अभी आपने कुछ बीच में 2-3 बातें और भी कही हैं कि अभद्र व्यवहार किया गया, पुलिस के द्वारा मेडिकल जांचें की गई जो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसको, प्रशासन को दोषी मानती हैं या सरकार को? ये सर सरकार के ही दोष है। जब हम लोग का हक है, जब हम क्वालिफाइड हैं तो हम लोग को क्यों नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है? सर नियुक्ति नहीं दिया गया, इसीलिए तो हम धरना प्रदर्शन किए ना, और धरना प्रदर्शन के जरिए हम लोग को ये सब हुआ। नहीं, इसमें सरकार कौन सी दोषी मान रहे हैं, केंद्र सरकार या नागपुर में जहां आपने धरना दिया था, कि या जिस स्टेट से आप गुजरते हैं? सर ये केंद्र सरकार की ही दोष है। जब वो हम लोग को
जब हम दिल्ली में पहले धरना प्रदर्शन किए तो दिल्ली में सर हम लोग को दिल्ली पुलिस ने हम लोग को लड़कियों को मतलब कपड़ा फाड़ा गया, लड़कियों को लाठीचार्ज किया गया, किसका पैर, हम लोग का साथियों का किसी का पैर तोड़ा गया, किसी का हाथ तोड़ दिए गए, ऐसा मतलब सब कुछ दिल्ली में भी हम लोग का लाठीचार्ज। लेकिन हो सकता है कि जानबूझ के ना किया गया हो, अनजाने में हो गया हो, क्योंकि जब प्रोटेस्ट को रोका जाता है तो उसमें लेडीज़ पुलिस भी होती है, तो लेडीज़ पुलिस है, आप वो खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, तो उसमें हाथापाई में कपड़े फट सकते हैं। जानबूझ के तो नहीं किया होगा। क्या आपको लगता है कि इसमें पुलिस का भी हाथ है, जानबूझ के किया गया या अनजाने में हुआ? सर ऐसा नहीं कर सकते कि वो लोग जानबूझ के किए हैं, लेकिन फिर भी सर उतना मतलब इतना भी हम लोग को टॉर्चर तो नहीं किया जाता ना सर। जहाँ तक हम लोग को मतलब हम किसी को मतलब हम कहाँ जाके कुछ तो हम सरकारी मतलब चीज़ों का हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, कुछ हम शांतिपूर्वक मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में भी हम लोग को मतलब लाठीचार्ज होता है, फिर लड़कियों का कपड़ा फाड़ा जाता है, लड़कियों को मारा जाता है। सर जानबूझ के तो किसी को मार नहीं मतलब अनजान में तो किसी को मारा नहीं जाता, वो लोग जानबूझ के ही ना मारते हैं, अनजाने में तो किसी को मारा नहीं जाता। हाँ हम ये बोल सकते हैं कि मतलब इधर उधर खींचा मताना में वो लोग कपड़ा फाड़े, लेकिन सर मार तो मतलब अनजाने में नहीं मार सकते, वो जानबूझ के ही मारे। तो मतलब आप टोटली जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार है, उन्होंने आपको जो है नौकरी भी नहीं दी, ऊपर से प्रताड़ना भी आपकी हुई है। लास्ट में 2 शब्द जो युवा हैं जो ये जीडी में आना चाहते हैं, इस तरह की नौकरियों में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सर यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जितना भी युवा हैं जो डिफेंस में आना चाहते हैं, तो अगर तुम लोग का मतलब तुम लोग को भी ऐसा अगर होता है मगर कुछ दौरान आपका भी ऐसा मतलब हम लोग का जैसा स्थिति होता है, तो आप लोग भी अपना हक के लिए मतलब अपना हक के लिए लड़िएगा जरूर। अगर आपको बहाली नहीं मिलती है तो कब तक आप लड़ेंगे? सर जब तक हम लोग को नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। तब तक आप ओवर एज भी हो सकती हैं, तब क्या होगा? सर ओवर एज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्या उम्मीद है आपको कि अगर सरकार ने आपको नौकरी नहीं दी और इसी पोस्ट के लिए बहाल नहीं किया तो क्या आपको दोबारा एग्ज़ाम में बैठने देगी, जबकि आप कानून के हिसाब से तो ओवर एज हो चुकी हैं? जी सर ओवर एज हो गया है, इसलिए तो सर हम लड़ रहे हैं कि हम लोग को इसी में अगर हम क्वालिफाई बहाली की जाए तो इसी पोजीशन में की जाए। हाँ, जी सर। तो और कहें 2 शब्द और कहें। और जो अभी हम लोग का जो ओवरेज हो गया है वो लोग को अभी दूसरा मतलब कुछ भी एग्ज़ाम में वो लोग बैठ नहीं सकते, या फिर कुछ भी मतलब फॉर्म फिल वो लोग कर नहीं सकते, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? जब इतना मेहनत करके भी वो लोग को नहीं दिया जा रहा है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को जितना भी मेडिकल क्वालिफाइड है सब लोग को ज्वाइनिंग कीजिए। हमारे बीच में संत प्रकाश जी हैं और बाई प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेडॉक में प्रोफेसर का वर्क करते हैं। लेकिन जब इनको लगा कि सरकार कहीं अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, प्रशासन सही काम नहीं कर रहा है, तो इनको आगे आना पड़ा और बच्चों का साथ देने के लिए इनको मजबूरी में जबकि ये 2-3 साल से इसी लाइन में है कि बच्चों को न्याय मिल सके। आज हमारी मुलाकात प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रोटेस्ट के बीच में हुई है, जो ये लीड कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों को। जो 61 दिन की लड़ाई तो नहीं कह सकते इसको, तो कई सालों की लड़ाई हम कहेंगे कि बच्चों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट ने कुछ पद भर दिए, कुछ नहीं भरे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी कहाँ कमी है? सरकार में कमी है, प्रशासन में कमी है, और आप इनके लिए जो लड़ रहे हैं इससे क्या उम्मीद है आपको कि सरकार कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ न्याय कर पाएगी? देखिए, पहली बात मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम संत प्रकाश है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं ऑन एडहॉक बेसिस। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक समस्या अपने आप में है कि 5000 से ज़्यादा वहाँ तदर्थ शिक्षक हैं जो सालों साल से हैं, और कुछ तो उसमें से रिटायर भी हो चुके हैं। तो इनकी एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ख़ास करके 4 दिसंबर 2019 को एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसके बाद से एक 110 दिन लंबा धरना चला था जिसका मैं पार्ट रहा, और तब से लेके अब तक तरह तरह की एडहॉक के सामने समस्याएं आ रही हैं और हम समायोजन की मांग लगातार उठा रहे हैं।
तो जब देश के हायर एजुकेशन में दशा है और हमने वहाँ पे हम समायोजन की मांग कर रहे हैं, तो जब मैंने इन साथियों को देखा कि ऑलरेडी इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि 60,000 समथिंग वैकेंसीज़ थी और 55,000 का ही रिजल्ट आया, तो जो अपने आप में अन्याय है। और जो साथी मांग कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने सब 4 लेवल की परीक्षाएं होती है, एक टेस्ट देना, उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड जो 3-4 स्तर की परीक्षाएं होती हैं, इन्होंने सब उत्तीर्ण कर लिया। इनकी डिमांड है कि अगर हमने क्वालिफाई किया है तो हमारी क्या गलती है, सरकार आखिरकार क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही सरकार, और ये जायज़ मांग है। और आपने देखा कि अग्निवीर में किस तरीके की हिंसा हुई, लेकिन इन साथियों की खासियत है, मैं इसलिए आगे आया क्योंकि इन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपनी लड़ाई लड़ा और हम हमेशा अहिंसा के साथ हैं और हमारा कोई भी आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। और इन युवाओं ने एक मिसाल कायम किया है कि हम अहिंसात्मक रूप से किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इनकी बात सुननी चाहिए, नहीं सुनी जा रही है, बल्कि पुलिस प्रशासन द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारे सामने ये समस्याएं हैं, तो इसीलिए मैं आगे आया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इन बालकों का, इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ इल्ज़ाम लगाए गए सरकार के ऊपर और कुछ प्रशासन के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर कि कपड़े फाड़े गए, बच्चों के साथ जो टेस्ट नहीं होने चाहिए वो टेस्ट करवाए गए। तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि अब मैं तो उस यात्रा में था नहीं, मैं इन बच्चों ने जो झेला है वही बात कही है। और ऐसा नहीं कि बच्चे दुश्मन हैं सरकार के या सरकार इनकी नहीं है, सरकार और सरकार के ये लोग नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी निकली थी तो इनका हक है कि उस वैकेंसी को फिल किया जाना चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं फिल हो रही है, और स्वाभाविक बात है जिस तरीके से नौकरियों का, जैसे एक डेटा आया कि 22 करोड़ नौकरियों की डिमांड की गई और मिली हैं 6 से 7 लाख के करीब नौकरियां, सरकारी नौकरियां। तो इनको ये डर है कि मान लीजिए अगर सरकार हमको एज रिलैक्सेशन दे दी है तो भी हमारा अगली बार होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें से बहुत ओवर एज हो गए हैं, दिस एंड दैट है। तो इनकी जायज़ मांग है, उस मांग को सरकार को सुनना चाहिए, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये अपनी मांग करते हैं उसके लिए इनको प्रताड़ित किया जाता है, जो कि गलत है, अपने आप में ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ। और रही बात रिलैक्सेशन की, रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि नागपुर में भी बात हुई, वहाँ पर कुछ नेताओं से बात चल रही है, डायरेक्टर से बात चल रही है, उनको बुलाया भी गया इनको वहाँ पर सहमति के लिए कि हाँ आपका काम होगा। तो हमें क्या इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है? एक बात मोदी जी के संज्ञान में जब भी कोई बात आती है तो वो उसको लगभग पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे मन की बात से कहें, चाहे टीवी माध्यम से कहें। तो क्या लगता है आपको कि सरकार देर सवेर जो है, एक्चुअली ये इनका जो अहिंसात्मक जो मार्च है इतना लंबा, सरकार को सुनाने के लिए है कि सरकार इनकी है और मोदी जी और अमित शाह जी इनकी बात ज़रूर सुनेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जब इनका, और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो क्या इसकी गारंटी है कि इन्हीं का होगा सिलेक्शन? ये शायद इस बात की गारंटी नहीं देता। एज रिलैक्सेशन किसी के नियुक्ति की, किसी के चयन हो जाने की गारंटी नहीं देता। और इनका यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई हमारी जब नियुक्तियां हो चुकी हैं, ऑलरेडी जब 60,000 पद हैं तो उनको पहले भरा जाए, ना कि हमारे लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाए। एज रिलैक्सेशन इनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई ना कर पाए, या दूसरी और समस्या हो जाए, या मेडिकली या हो सकता है कि अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कुछ हो सकता है, एग्ज़ाम से नहीं दे सकता। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। क्यों ना दिया जाए? मेरा ये सवाल है कि जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो चुकी है तो उसको नियुक्ति ना देके ये कह देना कि दूसरी बार आप जाओ एग्ज़ाम के लिए और हम आपको कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं, आप दूसरी बार एग्ज़ाम दो, तो ये तो उसके साथ अन्याय है ना। बिल्कुल घोर अन्याय है। और हम मोदी सरकार जी से अनुरोध करते हैं, मोदी जी से अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं कि इन बच्चों की सुनी जाए, ताकि जो है रोड मार्च ना हो, अभद्र व्यवहार ना हो। संत प्रकाश जी बहुत धन्यवाद। मेरा भी इस देश की सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से ये विनम्र मेरी प्रार्थना है कि इन युवाओं की सुनी जाए। और देश में जो और एक तरीके से देश के युवा देश के कर्णधार हैं, और इनको अगर नियुक्तियां मिलेंगी तो इनके परिवारों की सुधरेगी, इनके आने वाली पीढ़ियों की सुधरेगी, इसलिए इनकी बात सुनी जाए।